हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुंदरम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 के एमसीक्यू को। ठीक है, यूनिट 5 जिसका टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं इसके मैं आंसर्स भी आपको बताते चलूंगी। आप भी अपने जो भी आंसर्स आप गेस कर रहे हैं उसको मार्क करते चलिएगा, चेक करने के लिए कि आपको ये वाला जो यूनिट है वो कितना आपका प्रिपेयर है। देन इस पूरे आंसर के जो भी एक्सप्लेनेशन शीट है वो भी मैं आपको अलग से सेपरेटली प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पूरे 50 क्वेश्चंस लगाने हैं इस टॉपिक के। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट का एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि जो पूरी यूनिट है, ठीक है, यूनिट 5, ये किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो बेटा ये इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पूछेगी। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जनरली आप जानते हैं कि एरिस्टोटल ने एनिमल ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम, राइट, रीढ़ की हड्डी। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्टिब्रेट से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे। स्पॉन्ज है, एनेलिडा है, इकाइनोडर्मेटा है। याद कीजिए स्कूल में जब हम पढ़ते थे और एनिमल क्लासिफिकेशन के इस वाले पार्ट को पढ़ते थे तो ये सबसे ज़्यादा टिपिकल पार्ट में से हुआ करता था, जिसमें आपको कई सारे एनिमल फाइलम पढ़ने होते थे। और उसमें भी सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन सा? ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा काफ़ी लंबा एक सेशन हमारा लेता था, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपके इनवर्टिब्रेट से ही रिलेटेड है। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप अपने आंसर्स को भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो यहाँ से हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, राइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, चलिए, द बॉडी ऑफ अ स्पॉन्ज कंटेन, एक स्पॉन्ज की बॉडी में क्या होता है? एक स्पॉन्ज की बॉडी में क्या होता है? तो जो स्पॉन्ज होते हैं बेटा उनकी बॉडी में होते हैं, जो उनका यूनिक कैरेक्टर है वो है पोर्स और ऑस्टिया। पोर्स और ऑस्टिया की बात करें तो आप किसी भी स्पॉन्ज के बारे में देखो, कोई भी स्पॉन्ज हो, स्पॉन्ज की बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। ठीक है, और ये जो एक बड़ा वाला छिद्र होता है ना, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। ये इनका यूनिक फीचर है। देखो, हर एक इन्वर्टिब्रेट का कोई ना कोई यूनिक फीचर होगा। स्पॉन्ज का यूनिक फीचर ये है कि इसके पास ऑस्टिया है और ये बड़ा वाला जो होल है वो ऑस्क्यूलम है। तो ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम काम क्या करते हैं? तो ये काम करते हैं वाटर को बैलेंस करने का। जहां पर ऑस्टिया से पानी अंदर एंट्री लेता है, अंदर जितना भी पानी का यूटिलाइजेशन है वो हो जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता रहता है। इस तरीके से ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम क्या करते हैं? वाटर के लेवल को बैलेंस करके रखते हैं किसी स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। तो होप आपको स्पॉन्ज का मतलब समझ में आ गया है। पोर्स और ऑस्टिया का होना ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच फाइलम इज रेडियल सिमेट्री फाउंड इन दी अडल्ट। ठीक है, अब तो पहले हम ये समझ लें भाई कि रेडियल सिमेट्री होती क्या है। तो देखो, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर हम उस ऑर्गेनिज्म का एक सेंटर पार्ट निकालें, ठीक है, कोई भी लाइन ऐसी हम ड्रॉ करें जो कि सेंटर से गुजरती हो, कोई भी हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर से गुजरती हो, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, राइट। तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक जो कह सकते हैं लाइन है वो आपके ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो आपको इसी को बेटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब इनमें से किस में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री? तो अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की तो डेफिनेटली नॉट, एनेलिडा नहीं, इकाइनोडर्मेटा इसका सही आंसर है। इकाइनोडर्मेटा में एक बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म एज एन एग्जाम्पल आता है, दैट इज कॉल्ड स्टार फिश। तो आपने बचपन में अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाई होंगी, स्टार फिश बनाई होगी, तो आपने देखा होगा कि स्टार फिश, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री रिप्रेजेंट सॉरी रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, चलिए, बट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपके काइनोडर्मेटा के बेटा लार्वा होते हैं, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, काइनोडर्मेटा आपका रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है, पर इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री।
मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आगे मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो एडल्ट्स हैं वो आपके रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब ही होता है जॉइंट अपेंडेज, ठीक है, जोड़े में संयुक्त मतलब संयुक्त उपांग यहाँ पर पाए जाएंगे। ऑर्थ्रोपोडा की पहचान यही है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 जोड़े अगर उपांग हैं तो यहाँ पर भी 3 होंगे, राइट, अगर यहाँ पर 4 जोड़े हैं तो यहाँ पर भी 4 जोड़े होंगे। तो इस तरीके से हम एक ऑर्थ्रोपोडा की पहचान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर ऑर्थ्रोपोडा में हम एक सिंगल लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये जो मैंने एक लाइन ऊपर से नीचे खींची है वर्टिकल, राइट, इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा में इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो जॉइंट अपेंडेज तो होता है, जॉइंट अपेंडेज मतलब संयुक्त उपांग। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी भी होती है ना, इनकी बॉडी जो है वो इस तरीके से खंडों में बटी होती है, बराबर पैरेलल लाइन से बटी होती है। नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड इनमें होता है कि नहीं, जरा बताइएगा, क्या नोटोकॉर्ड इन्वर्टिब्रेट का फीचर है? डेफिनेटली नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एक्सोस्केलेटन, यस, इनके ऊपर ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसे हम काइटिन कहते हैं। किसकी परत चढ़ी होती है? काइटिन की चढ़ी होती है, राइट, मतलब उसका एक्सोस्केलेटन भी है। तो आंसर हो जाएगा नोटोकॉर्ड इन्वर्टिब्रेट्स का फीचर, सॉरी आर्थ्रोपोड्स का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वर्टिब्रेट फाइलम कंटेन ऑर्गेनिज्म विद स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे नुकीले रेशे का बॉडी में प्रेजेंट होना जिससे वो अपने प्रे को कैच करती है, मतलब अपने जो शिकार को पकड़ती है और अंदर एनगल्फ कर लेती है, उसे स्टिंगिंग रे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टिंगिंग रेज हैं इनमें से किसमें पाए जाते हैं, किसका फीचर है? तो आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। निडेरिया नाम का जो फाइलम है इसमें ये यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, स्टिंगिंग रेज या स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी कैविटी इन द राउंड वॉर्म इज नोन एज। राउंड वॉर्म की जो ऊपर की बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, राउंड वॉर्म मतलब गोल क्रमी, ठीक है, इनकी ऊपर की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? सिलोम, सीडोसिलोम, ए सिलोम या हीमोसील? इन्हें कहते हैं सीडोसिलोम, ठीक है। 6th का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी कि सीडोसिलोम, ठीक है। राउंड वॉर्म्स को और किस नाम से जानते हैं? तो ये जो राउंड वॉर्म्स पूछा गया है इसे निमेटोडा भी कहते हैं, ठीक है, राउंड वॉर्म्स को हम निमेटोडा भी कहते हैं। चलिए, स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब इनके बॉडी के अंदर एक फॉल्स कैविटी, सिलोम का मतलब एक तरीके से कैविटी से हम ले सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर एक फॉल्स कैविटी पाई जाती है जिसे सीडोसिलोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7th में। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थवॉर्म बिलोंग टू विच फाइलम। अर्थवॉर्म इनमें से कौन से फाइलम पे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, निमेटोडा या मोलस्का? तो अर्थवॉर्म आता है एनेलिडा ग्रुप में, ठीक है। किसानों का दोस्त कहा जाने वाला ये अर्थवॉर्म बहुत ही अलग अलग कारणों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेचुरल फर्टिलिटी कॉज करता है, खेतों में प्राकृतिक तौर पर उर्वरक क्षमता बना के रखता है, राइट। तो यहाँ पे अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो भी काफ़ी फर्टाइल होता है सॉइल के लिए। तो अर्थवॉर्म काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स की वजह से किसानों का दोस्त माना जाता है, ये एनेलिडा ग्रुप में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, Which of the following invertebrate has a closed circulatory system? इनमें से किसका होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिए, जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपके 2 प्रकार का, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें आप ये देखते हैं कि शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं वो आपस में धमनी और शिराओं के माध्यम से जुड़े होते हैं। हमारी बॉडी में भी तो सेम ऐसा ही है कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को कहा जाता है गुहा। गुहा मतलब कि कैविटी। कैविटी बेटा वो चीज होती है जिसके अंदर हमारे सभी ऑर्गन्स बंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडी का डिसेक्शन करें, अपनी बॉडी को खोलें तो सारे ऑर्गन्स हमको ऊपर ही दिख जाएंगे। हमारे ऑर्गन्स जिस बॉक्स के अंदर सेफली बंद होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, उसे कहा जाता है गुहा यानी कि कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी बेटा कैविटी है, इस कैविटी में ब्लड नहीं होता है, इस कैविटी में ब्लड नहीं होता। क्यों नहीं होता कैविटी में ब्लड? क्योंकि ब्लड तो हमारी वेसल्स के अंदर बह रहा है
है ना, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी कैविटी में कोई ब्लड नहीं होता। लेकिन जिनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि बॉडी के जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते आर्टरीज और वेन से। तो अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं तो डेफिनेटली ये जो पूरा इनका वेकेंट स्पेस है जिसे आप कैविटी बोलते हो, इसमें ब्लड भरा होता है, ठीक है, इनमें ब्लड भरा होता है। तो इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है कि ब्लड के ऊपर छोटे छोटे ऑर्गन्स आपके स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो इस तरीके का फीचर यहाँ पे होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस यहाँ पे बॉडी के सभी ऑर्गन्स आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड हो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस जहाँ पे ऑर्गन्स आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड ना हो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, कैविटी में ब्लड नहीं मिलेगा। जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी पूरी कैविटी में ब्लड भरा होता है क्योंकि आर्टरीज और वेन्स नहीं होते। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट हैज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से किसका होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी जो आपका आंसर है वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी में हमारी तरह ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द ट्रैकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, किन में पाया जाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बताइए। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो पाया जाता है आपके इंसेक्ट्स में। ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, क्योंकि देखो जैसे हमारे पास लंग्स है वैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट अडेप्टेड ऑर्गन्स हैं टू रेस्पायर और टू एक्सक्रीट और टू डिफरेंट थिंग। तो ये जनरल से क्वेश्चन है कि जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो किस चीज का यूज करके रेस्पिरेशन करता है, तो सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई वेल डेवलप्ड लंग्स नहीं होता है, पहली चीज। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो इंसेक्ट्स हैं बेटा ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में। और यही ध्यान रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट ग्रुप में सबसे बड़ा एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा कई सारी सब क्लासेस में डिवाइडेड है। आर्थ्रोपोडा कई सारी सब क्लासेस में डिवाइडेड है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा कई सारी चीजें आती हैं, जैसे क्रस्टेशिया आता है, रेकनेडा आता है, इंसेक्टा आता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर की सबसे बड़ी सब क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। तो इंसेक्टा आता है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ट्रैकियल सिस्टम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, विच पार्ट ऑफ अ मोलस्का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेल क्रिएशन। मोलस्का, मोलस्का एक ऐसा ग्रुप ऑफ फाइलम है जिसमें आप ज़्यादातर मरीन क्रिएशंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं, कभी बीच वगैरह में जाओ तो देखो कि रेतों पे, ठीक है, कुछ इस तरीके के शेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी मोटी मोटी शेल्स होती हैं और अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये जो आपके मोलस्का हैं इसी के कई सारे एग्जाम्पल में पर्ल यानी कि मोती भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो ऊपर वाली कवरिंग होती है बेटा इसे कहते हैं शेल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोलस्का का वो कौन सा पार्ट है जो कि शेल को क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेंटल। ठीक है, यहाँ पर जब मोलस्का नया नया बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसे रेडुला, स्पिक्युला और मेंटल कहते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली होती है ये कहलाती है मेंटल, और यही जो मेंटल है वो आगे चल के एक मोटे से शेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड अप ऑफ। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन पतली सी झिल्ली होती है, वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज अ प्लेनेरियन शो। एक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 12th क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि प्लेनेरिया, तो पहले प्लेनेरिया होते क्या है बेटा, तो ये जो प्लेनेरिया होते हैं ना ये फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, फ्लैट वॉर्म्स। तो आपको बताना ये जो प्लेनेरिया है जो कुछ इस तरीके से शेप रखता है, इसमें बेटा किस तरीके की सिमेट्री पाई जाएगी, रेडियल पाई जाएगी, एसिमेट्रिकल पाई जाएगी, बाइलेटरल पाई जाएगी या फिर स्पाइरल पाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब केवल वर्टिकल लाइन ही होगी जो इनको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए ज्यादातर जो सिमेट्री से क्वेश्चन आते हैं वो बायलेटरल या रेडियल ही पूछता है ज्यादातर। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा।
तो इकाइनोडर्मेटा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, स्टारफिश इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक्सोस्केलेटन का पाया जाना, यस एक्सोस्केलेटन भी होता है, ठीक है, नोटोकॉट तो नहीं होता, बॉडी में सेगमेंटेशन भी नहीं होती, राइट हाँ एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन अगर हम इन ए और बी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो आंसर होगा बेटा वाटर वस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा क्योंकि कंप्लीटली मरीन ऑर्गेनिज्म है, समुद्र में ही पाए जाते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखना, बॉडी के अंदर पानी को जितना नेसेसिटी हो उतना स्टोर करके रखना, ये इसका की फीचर है। चलिए 14th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स आर इन्वॉल्व इन। अब ये फ्लेम सेल्स क्या होती हैं और ये किस चीज में मदद करती हैं? तो माना जाता है कि ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं ये एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, किडनी, वैसे ये जो बेटा फ्लेम सेल्स हैं, ठीक है, ये एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये किस में पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं आपके फ्लैट वॉर्म्स में, चपटे कृमि जिन्हें कहा जाता है। फ्लैट वॉर्म्स को हम प्लेटी हेलमिंथस भी कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथस, ठीक है, फ्लैट वॉर्म को प्लेटी हेलमिंथस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्लेम सेल्स इनका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नाइडोसाइट्स आर फाउंड इन फ्लैट फॉर्म, राउंड वॉर्म्स, निडेरियंस या फिर स्पॉन्जीज। तो यहाँ पे आप नाम को देख के ही समझ सकते हो कि भाई नाइडोसाइट्स पूछा है तो ये निडेरियंस में ही पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे सी साइलेंट होता है, कई लोग स्नाइडेरियन बोलते हैं बट स्नाइडेरियन और स्नाइडोसाइट इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट इज नाइडोसाइट। तो नाइडोसाइट जो है वो निडेरियंस में ही पाए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ये आपके नाइडोसाइट्स हैं क्या? तो नाइडोसाइट्स जो होते हैं ये एक ऐसी मान सकते हैं बॉडी में एक ऐसा पार्ट है, राइट, जो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हाइड्रा बनाऊं, ठीक है, तो मान लो कि ये आपका हाइड्रा है एग्जाम्पल, तो इन हाइड्रा में छोटे छोटे नाइडोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं एयर में से, ठीक है, जो एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अंदर ही अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी सेल, ठीक है, एक ऐसी सेल जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज कर रही है और ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से ब्रीथ करने में हेल्प कर रही है, तो उस सेल को नाइडोसाइट सेल्स कहते हैं, ये निडेरियंस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो आपके निडेरियंस है बेटा, ठीक है, निडेरियंस जो है इसके कॉमन एग्जांपल क्या है, तो निडेरियंस में जैसे मैंने बताया हाइड्रा आता है, निडेरियन में ही आपका जेलीफिश आता है, निडेरियन में ही आपका जेलीफिश आता है, निडेरियन में ही आपके सी एनिमोन्स आते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है निडेरियंस का, ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनिमोन। निडेरियन से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये वही फाइलम है जिसे हम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है, यदि कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये कौन सा फाइलम है, क्योंकि कई बुक में सिलेंट्रेटा वर्ड नहीं लिखा होता, निडेरियंस लिखा होता है, तो सिलेंट्रेटा की बात ही यहाँ पर हो रही है, जिनका मेन कह सकते हैं सेल जो कि ब्रीथ करने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए यूज होता है, वो नाइडोसाइट्स है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है आपसे कि विच क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा इंक्लूड स्पाइडर। अब स्पाइडर किस में आते हैं बेटा? तो देखिए स्पाइडर वाला जो ग्रुप है वो आता है एरेक्निडा में, डी में, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है, ठीक है, समझ गए, सबसे बड़ा है। अब इसके अंदर इंसेक्ट आता है। भाई एक इंसेक्ट की पहचान क्या है? एक इंसेक्ट की पहचान ये है कि इसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस होंगे। किसको आप बोलते हो? कीड़ा। जब भी आप बोलते हो इंसेक्ट तो आप कॉकरोच को भी इंसेक्ट बोल देते हो, मच्छर को भी इंसेक्ट बोलते हो, मधुमक्खी को भी इंसेक्ट बोलते हो, लीच यानी जोंक को भी इंसेक्ट बोलते हो। तो भाई एक्चुअली में इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है? हाँ, जॉइंट अपेंडेजेस होंगे वो तो ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, तो संयुक्त उपांग होंगे, लेकिन कितने उपांग होंगे? तो जब हम बात करते हैं इंसेक्ट की तो इसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेज होते हैं। जब हम बात करते हैं एरेक्निडा की, ठीक है, जब हम बात करते हैं एरेक्निडा की, तो एरेक्निडा में होते हैं बेटा 4 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेज। मतलब यदि आप एक स्पाइडर को देखोगे तो इसमें 4 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस मिलेंगे। इंसेक्ट को देखोगे तो 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्पाइडर किस में आता है? स्पाइडर आता है एरेक्निडा में। स्पाइडर भी इंसेक्ट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, इट इज इन एरेक्निडा। आर्थ्रोपोडा है, स्पाइडर कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा बट इट इज नॉट एन इंसेक्ट, इट इज एन एरेक्निडा सबक्लास। Then which of the following invertebrate exhibit metamerism? Metamerism का मतलब क्या है? पूरी बॉडी इस तरीके से काफी बराबर
रूप में सेगमेंटेड होती है, ठीक है, बहुत ही प्यारा, मतलब एकदम पैरेलल इसमें पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो कौन एग्जिबिट करता है ऐसा मेटामेरिज्म? स्पॉन्ज, अर्थवर्म, हाइड्रा या स्नेल? तो भाई सभी ने अर्थवर्म देखा है और सबको मालूम है कि अर्थवर्म में हमें ये फीचर देखने को मिलता है, इसे मेटामेरिज्म कहते हैं, फाउंड इन दी अर्थवर्म। चलिए, विच स्ट्रक्चर हेल्प अ स्टारफिश टू मूव? ये जो आपकी स्टारफिश होती है, इसको कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प करता है? तो इसे कहते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। ये जो इसके पंख हैं इन्हें ही ट्यूब फीट कहा जाता है, जिसका यूज ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ दीज इज अ फिल्टर फीडर? प्लेनेरियन, अर्थवर्म, स्पॉन्ज या फिर स्क्विड? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होता है स्पॉन्ज, ठीक है। फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर का मतलब ये बेटा, स्पॉन्ज में ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज में ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं? फिल्टर फीडर का काम करते हैं, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि एक तरफ से पानी को लेना, ठीक है, और फिर जो भी अंदर फूड आइटम, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपके स्पॉन्जेस हैं ये भी पानी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनके शरीर के अंदर पानी के साथ साथ पानी में घुले हुए कुछ एलिमेंट्स भी चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब बहुत तेज़ी से पानी अंदर आता है तो जितनी भी अंदर गंदगी है वो पानी के साथ वॉश आउट होती है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाती है। तो ये जो एक पूरा मैकेनिज्म है, मतलब स्पॉन्ज के अंदर की गंदगी का पानी के थ्रू बाहर निकलते जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर, जो स्पॉन्ज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन विच फाइलम इज द नर्वस सिस्टम लैडर लाइक? इनमें से किसमें नर्वस सिस्टम एक सीढ़ी की तरह होता है, एक बिल्कुल स्टेयर केस की तरह यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थस, यानी कि फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के अंदर जब आप नर्वस सिस्टम देखेंगे तो वो लैडर लाइक होता है, जिसमें 2 नर्व कॉर्ड होते हैं इस तरीके से, है ना। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह आपको दिख रहा है, जिसमें ये क्या है, जो 2 लाइंस हैं इन्हें हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। 2 इसमें नर्व कॉर्ड होता है और बीच में जो आपको लाइंस दिख रही हैं जो दोनों नर्व कॉर्ड को जोड़ रही हैं, ये कहलाती हैं कनेक्टिंग नर्व, कनेक्टिंग नर्व्स, राइट। तो ये जो एक सीढ़ी की तरह नर्वस सिस्टम है वो फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थस का। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो इन मोलस्का द रेडुला इज यूज्ड फॉर? मोलस्का में रेडुला भी एक फीचर है, तो रेडुला का यूज किस लिए करता है मोलस्का? रेडुला का यूज करता है ये फीडिंग के लिए, ठीक है। रेडुला का यूज करता है फीडिंग के लिए। रेडुला एक टंग जैसा, मतलब जैसी हमारी जीभ होती है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही एक टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको वो बाहर निकालता है, एक तरीके से ग्रैस्प करता है और अपना जो भी उसका शिकार है या जिस भी चीज़ को उसको खाने का मन है उसको अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो वो जो जीभ जैसा, टंग जैसा स्ट्रक्चर है उसे ही रेड्यूला कहा जाता है, जो कि मोलस्का का इंपॉर्टेंट फीडिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सीलोम? इनमें से सीलोम का फंक्शन कौन सा नहीं है? कशनिंग ऑर्गन्स, सर्कुलेशन, डाइजेशन या एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? कौन सा सीलोम का फंक्शन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डाइजेशन, ठीक है। सीलोम जो कुशन्स है, यानी कि अंदर की जो सीलोम होता है वो अंदर के ऑर्गन की कुशनिंग करता है। सीलोम है क्या चीज़ बेटा? तो देखो, जब भी आप कोई पिलो लेते हो, है ना, आपने मान लीजिए कोई तकिया खरीदी, तो आपको मालूम है कि जो आपकी तकिया है वो खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, फट भी सकती है, अंदर का मटेरियल बाहर भी निकल सकता है, तो आप इसके ऊपर क्या कर देते हो? कुशनिंग कर देते हो, है ना, ऊपर से एक कवर चढ़ा देते हो। तो इसे ही, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी तरीके से कुशन्ड होते हैं, मतलब ऊपर से कवर हमने चढ़ा दी है। इसी कवर को साइंस की भाषा में हम सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीलोम? इनमें से कौन सा काम सीलोम नहीं करता? तो कुशनिंग द ऑर्गन, तो ऑर्गन तो कुशनिंग प्रोवाइड करता है, तो ये तो सही है। सर्कुलेशन, यस, सीलोम के माध्यम से ही जो भी मटेरियल है वो सर्कुलेट होता है और ऑर्गेनिज्म को मिलता रहता है। डाइजेशन, क्या ये डाइजेशन का भी काम करता है? नहीं, सीलोम का काम डाइजेशन वाइजेशन का नहीं है, बट यस एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यस। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये बाहर ही बाहर पानी को रोक के रखता है। हाइड्रो मतलब आप सिंपल इसको पिलो कवर से ही रिलेट करो। अगर पिलो के ऊपर आपने बढ़िया वाटरप्रूफ कवरिंग कर दी है तो क्या पानी पिलो के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो सेम हमारा सीलोम भी ऐसा ही है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, कुशनिंग का काम करता है, डाइजेशन नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन द हाइड्रा? अब ये बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा भी बेटा सीलेंट्रेटा ग्रुप में आता है। किस में आता है हाइड्रा? सीलेंट्रेटा में ही आता है,
मरीन कल्चर है, समुद्र के किनारे पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिजम्स है। हाइड्रा की जब हम बात करते हैं तो ये बेटा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? हर्माफ्रोडाइट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब ये है कि हाइड्रा के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और तो और ये तो चलो एक फीचर हुआ, हालांकि इस फीचर के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। भाई मैंने आपको बोला मेल फीमेल गैमेट है तो डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, साथ ही साथ हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा, अगर हाइड्रा, ये मान लो हाइड्रा है, हाइड्रा का अगर कोई एक ब्रांच टूट गया तो यहाँ से वो अपने आप को दोबारा से क्या कर लेता है? रीजनरेट कर लेता है। ये क्या कहलाती है प्रोसेस? ये प्रोसेस कहलाती है बडिंग। ठीक है, जैसे हाइड्रा का कोई ब्रांच टूटा वहीं से निकल जाएगा तो बडिंग इज अ एसेक्सुअल मैकेनिज्म, जबकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल मैकेनिज्म। तो हाइड्रा दोनों तरीके से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। और ध्यान रखिएगा हाइड्रा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फ्रेश वाटर, बिल्कुल साफ सुथरे पानी में ही जो हाइड्रा है वो पनपते हैं। 24 द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ द मोस्ट इंसेक्ट इज, ज्यादातर इंसेक्ट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है? ओविपेरस होते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं। विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं। ओवो विविपेरस होते हैं, अंडे भी देते हैं बच्चे भी देते हैं। या फिर पार्थेनोजेनेटिक होते हैं, मतलब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इंसेक्ट्स की बात करें तो ये बताइए इंसेक्ट्स अंडे देते हैं या नहीं? देते हैं ना, है ना। इंसेक्ट्स ले एग्स, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओविपेरस। याद रखिएगा ओ से, ओ कैसा दिख रहा है? अंडे जैसा। तो जो अंडा देता है उसे क्या बोलते हैं? ओविपेरस कहते हैं। हम सब किस में आएंगे बेटा? हम विविपेरस में आएंगे, बिकॉज वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, चलिए 25th क्वेश्चन है, निमेटोड हैव विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी? निमेटोडा में, निमेटोडा फाइलम में बॉडी कैविटी किस तरीके की होती है? एसिलोम होती है, सिलोम होती है, सीडोसिलोम होती है या हीमोसील होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी सीडोसिलोम। ठीक है, सीडोसिलोम। सीडोसिलोम का मतलब ये, सिलोम का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो जो हमारे ऑर्गन्स है बेटा, इसके ऊपर एक अच्छी मोटी कवरिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की हल्की कवरिंग बन गई है जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लचीली है, टूट सकती है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको सीडो, सीडो मतलब होता है फॉल्स। तो ये फॉल्स सिलोम फीचर होता है किसका? निमेटोडा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। Which structure is used for excretion in the earthworm? earthworm में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है? तो earthworm में एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है नेफ्रीडिया। याद रखिएगा अर्थवर्म का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है नेफ्रीडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। Which organism has a hydrostatic skeleton? बताइए किसका होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? ऑक्टोपस, स्पॉन्ज, अर्थवर्म या फिर ग्रास हॉपर? इसका आंसर हो जाएगा अर्थवर्म अगेन। अर्थवर्म का जो स्केलेटन है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है, मतलब पानी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर पानी को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जाने नहीं देता है, तो आंसर हो जाएगा सी। The primary function of the Malpighian tubule in the insect is, अब Malpighian tubule क्या चीज है और ये क्या करती हैं? तो Malpighian tubule जो है इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है एक्सक्रीशन का। ठीक है, इंसेक्ट्स में Malpighian tubule का काम है एक्सक्रीशन का। ठीक है, और जितना भी शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, गंदगी है, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो मल्पीगियन ट्यूब्यूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। 29 विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? देखो यहाँ पे जब भी डाइवर्सिटी के बारे में पूछे, याद रखो डाइवर्सिटी होती है 3 प्रकार की। ठीक है, इसके पहले जब मैं मेंडलिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने कई बार जेनेटिक डाइवर्सिटी, कई बार ये वर्ड बोला है। तो डाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा? एक होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, और एक होती है आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? किसी भी एक जगह पर जब अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप बनता है, जैसे आप किसी जगह पर जाते हो जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? जहां पे आपको देखने को मिलता है गुलाब यानी कि रोज, जहाँ पर मैरीगोल्ड भी है, जहाँ पर गेंदे का भी फूल है, मैरीगोल्ड मतलब, जहाँ पर लोटस भी है, तो अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल रही। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है, लेकिन ये स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ गुलाब है,
सिर्फ रोज हैं, लेकिन अलग अलग कलर के रोज हैं, जैसे रेड रोज, वाइट रोज, राइट, येलो रोज, और अलग अलग कलर के यहाँ पे पिंक रोज। तो आप देख रहे हो कि स्पीशीज तो एक ही है, लेकिन इन सब के कलर अलग अलग हैं क्योंकि उनके जीन्स डिफरेंट है। तो जब एक ही स्पीशीज में जीन्स की वजह से, जीन्स में आने वाले वेरिएशन की वजह से जो डाइवर्सिटी बनती है उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम सब ह्यूमंस जो हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीशीज या जेनेटिक? तो हम भी रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि हम सब एक ही स्पीशीज है, होमो सैपियन, फिर भी हमारे अंदर ये जो डिफरेंस है वो हमारी जीन्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल में कैसी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, स्पीशीज, क्योंकि वहां पे शेर भी है, भालू भी है, चीता भी है, हाथी भी है, पेड़ पौधे भी है, तो वो प्रजातियों की विविधता है और ये आनुवांशिक विविधता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पर आप जाते हैं तो आपको अलग अलग इकोसिस्टम मिलता है। जैसे आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एक छोटा सा लेक, लेक के आगे जाते हैं तो आपको छोटा सा मिल जाता है फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है एक लैंड, यानी कि टेरिटोरियल कह सकते हैं एडेप्टेशन। अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम बने हुए हैं, तो अगर हम इनको बाउंड कर दें एक बाउंड्री से तो ये जो डाइवर्सिटी दिख रही है इसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो ये मैंने आपको पहले ही आंसर दिया है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है बेटा, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, एनिलिडा, राइट, बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स आते हैं। सबसे बड़ा एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन विच फाइलम आर स्पिक्यूल्स फाउंड, इनमें से किसमें स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स किसमें होते हैं बेटा, पोरीफेरा में। स्पिक्यूल्स हैं क्या, पोरीफेरा मतलब स्पॉन्ज है ना, पोरीफेरा मतलब स्पॉन्ज। तो स्पिक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं जो कि सपोर्ट और डिफेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। स्पिक्यूल्स सपोर्ट के लिए, बॉडी को सपोर्ट करते हैं और अपने डिफेंस के लिए, अगर कोई इन पे अटैक करने आता है तो ये स्पिक्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं उससे झगड़ा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोरीफेरा, पोरीफेरा में पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। तो याद रखिएगा स्पिक्यूल्स क्या है बेटा, डिफेंस और सपोर्ट के लिए यूज होने वाले पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, द क्यूटिकल इन नेमाटोड इज मेड अप ऑफ, जो नेमाटोडा होते हैं ना उनमें क्यूटिकल होता है, मतलब उनकी पूरी बॉडी की जो ऊपर की कवरिंग है ना ये क्यूटिकल की बनी होती है। तो आपको बताना है नेमाटोड्स में ये जो क्यूटिकल होता है वो किस चीज का बना होता है, किसका बना होता है ये, सेलुलोज का, केराटिन का, कोलेजन का या काइटिन का। तो काइटिन बेटा नहीं होगा, काइटिन किसका होता है, आर्थ्रोपोडा का। कॉकरोच के ऊपर जो एक पतली सी लेयर होती है ना, वो काइटिन होती है। लेकिन यहाँ पर अगर नेमाटोडा की बात कर रहा है तो आंसर होगा कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है नेमाटोडा का क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिसाइल इन्वर्टिब्रेट। नाउ व्हाट इज सिसाइल इन्वर्टिब्रेट, सिसाइल का मतलब होता है बेटा इमोबाइल, इमोबाइल मींस जिसमें मोबिलिटी नहीं होती, जो मूव नहीं कर सकता। तो आपको बताना है कि इनमें से सिसाइल इन्वर्टिब्रेट का कौन सा एग्जांपल है जो मूव नहीं कर सकता। तो अर्थवर्म मूव करता है, बिल्कुल करता है। स्टारफिश मूव करती है, बिल्कुल करती है। जेलीफिश भी करती है। ये जो कोरल्स होते हैं ये मूव नहीं करते, इसलिए हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं सिसाइल इनवर्टिब्रेट। कोरल, कोरल आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कोरल्स की ही बनी हुई है, जो माना जाता है कि समुद्र के अंदर की सबसे सुंदर संरचना है, समुद्र के अंदर की सबसे प्यारी संरचना है। और कोरल रीफ एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे कलरफुल स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे, मतलब माना जाता है करोड़ों ऑर्गेनिजम्स वहां पर अपना हैबिटेट बनाते हैं, वहां पे रहते हैं। कोरल के अंदर जो फूड डिपॉजिट करती हैं एल्गीज, राइट, उस फूड को ये कंटिन्यूसली खाते रहते हैं लेकिन मूव नहीं करते हैं, तो ये इमोबाइल होता है। और ये किस ग्रुप में आते हैं, तो ये जो कोरल है बेटा ये आपके सीलेंट्रेटा में ही आते हैं, जिसमें हाइड्रा आता है, जेलीफिश आता है, उसी ग्रुप से कोरल भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ गिल्स इन द मोलस्का आर कॉल्ड, मोलस्का में जो गिल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना मोलस्का जो है वो गिल्स के माध्यम से रेस्पायर करते हैं, लेकिन इनके गिल्स का नाम क्या है। तो मोलस्का में जो गिल्स पाए जाते हैं उन्हें टिनिडिया कहा जाता है, ठीक है। मोलस्का में जो इमैच्योर गिल्स, मतलब मछली जैसे गिल्स नहीं होते हैं, थोड़े इमैच्योर गिल्स होते हैं जिन्हें टिनेडिया कहा जाता है, रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द नर्वस सिस्टम डू फ्लैटवर्म हैव, फ्लैटवर्म यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डिफ्यूज नर्व नेट होता है, सेंट्रल नर्व रिंग होती है, लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है या डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है। तो इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ये लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, यही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 35, विच इनवर्टिब्रेट हैज अ टू ओपनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कौन सा इसमें इन्वर्टिब्रेट है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की 2 ओपनिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर हो जाएगा निमेटोडा। ठीक है, 2 ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग मतलब इसके पहले हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं उसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, जहां से चीजें आती हैं ना वहीं से चली जाती हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है बेटा कि हम जब बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो हमारे पास भी कह सकते हैं कि फूड को इनहेल करने के लिए और फूड को बाहर निकालने के लिए वी हैव सेपरेट प्लेसेस। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर निमेटोडा होगा, क्योंकि निमेटोडा के पास माउथ होता है जिससे वो फूड आइटम्स को इनहेल करता है, अंदर लेता है, और एनएस होता है जिससे वो फूड आइटम को बाहर करता है। बाकी हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्पॉन्ज दे हैव ओनली 1 ओपनिंग, जहां से चीजें आ रही हैं उसी रास्ते से बाहर भी चली जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका निमेटोडा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एग्जिबिट सेगमेंटेशन। नाउ सेगमेंटेशन का मतलब ही वही है बेटा, मेटामेरिज्म, पूरी बॉडी में बराबर तरीके से लाइंस पाया जाना। तो सेगमेंटेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, मतलब बॉडी को सेगमेंट कर सकते हैं हम, बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं और सिमेट्री भी प्राप्त कर सकते हैं, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, Syphilization is first seen in which of the following phylum? Syphilization, Porifera, Platyhelminthes, Cnidaria या फिर Annelida। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा आपका Platyhelminthes। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा Platyhelminthes। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका इस वर्ड का मतलब क्या है? सिफिलाइजेशन मतलब क्या है? सिफिलाइजेशन का मतलब होता है सिर बनना, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनना जिसके सिर को आप अलग से देख सकते हो, पहचान सकते हो। यूजली अगर हम राउंड वॉर्म्स की बात करें, है ना, चपटे कृमि की बात करें, तो उनमें हम यूजुअली नहीं देख सकते कि उनका सिर कहाँ है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बॉडी बिल्कुल बराबर होती है। पर सबसे पहली बार सिफिलाइजेशन यानी हेड फॉर्मेशन किसमें देखने को मिला हमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो सिफिलाइजेशन क्या होता है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फ्लैटवर्म्स में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन इन द पैरामीशियम? पैरामीशियम याद कीजिए वही स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल एक स्लीपर की तरह होती है, जिससे पूरी बॉडी में छोटे 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 रेशे होते हैं जो इनका मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिसके माध्यम से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। तो इन छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया कहा जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो बेटा फ्लैजिला किस में होता है? फ्लैजिला पाया जाता है युगलीना में। युगलीना ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें केवल एक ही लंबा रेशा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। पैरामीशियम में छोटे छोटे रेशे पूरी बॉडी में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। जब हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा अपने जिस पार्ट का, वैसे तो अमीबा का कोई लोकोमोटरी पार्ट है नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो जिस भी पार्ट से आगे बढ़ता है वही उसका लोकोमोटरी पार्ट बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ से अमीबा आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीडोपोडिया। क्या बोलेंगे इसे? सीडोपोडिया। तो ये आपके बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरामीशियम, युगलीना, है ना, ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं? कौन से ग्रुप में आते हैं ये सारे? एंड इनवर्टिब्रेट में जब आप क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं उसमें, बताइए। यूजुअली जब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो कई सारे फाइलम इसमें आते हैं, जैसे कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। पोरीफेरा की बात करते हैं तो पोरीफेरा में आपके स्पॉन्जेस आ जाते हैं, और ये जो आपके सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके बैक्टीरिया वाले ग्रुप के बाद एडवांस्ड टाइप 1 में इन्हें कवर किया जाता है। एडवांस टाइप 1 में इन्हें कवर किया जाता है। ये बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक नहीं होते, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। अगर इनके लिए एक सिंगल वर्ड यूज किया जाए, क्योंकि आपने शायद एडवांस टाइप 1 वाले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के शायद ना पढ़े हो, तो यहाँ पे इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है प्रोटिस्टा। तो शायद इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। प्रोटिस्टा जिसके फीचर्स में आता है कि ये यूकैरियोटिक होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना, और ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो ये सारे कुछ इसके फीचर्स हैं। जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह की बात करते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, इनमें से कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो चलिए एनीवेज फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि सीलिया, पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है सीलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक? नाउ व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? जब भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो मैच्योरिटी स्टेज तब कहलाती है जब 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं।
अभी भी हमारे पास 3 जर्म लेयर हैं। हमारी सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, उसके अंदर होती है मीजोडर्म और उसके अंदर होती है एंडोडर्म, राइट। तो जब ये तीनों लेयर बन जाती हैं तो हम मान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर स्टेट को ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा जहाँ पर बेटा ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये नहीं पाई जाएगी, केवल बाहर वाली लाइन होगी, यानी कि एक्टोडर्म होगा, बाहर वाली जर्म लेयर बनती है, और अंदर वाली बन जाती है जिसे एंडोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर मीजोडर्म नहीं बना है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, और अगर मीजोडर्म बन गया है तो वो आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती है। जैसे हम सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे बताना है कि डिप्लोब्लास्टिक कौन है, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, हाइड्रा या फिर स्क्विड। तो 39 का आंसर हो जाता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में पाया जाता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक फीचर, जिसमें मीजोडर्म नहीं होता, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच फीचर डिस्टिंग्विश एनेलिडा फ्रॉम द निमेटोडा। इसमें एनेलिडा और निमेटोडा को डिफरेंशिएट कौन करता है? प्रेजेंस ऑफ सिलोम, सेगमेंटेशन, क्लोज सर्कुलेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। प्रेजेंस ऑफ सिलोम, जब आप बात करते हैं निमेटोडा की, तो निमेटोडा में फॉल सिलोम यानी कि सीडो सिलोम पाया जाता है। तो और इसके पास तो भाई वेल डेवलप्ड सिलोम है, तो सिलोम भी एक डिफरेंस ला रहा है। सेगमेंटेशन, जब हम बात करते हैं आपके एनेलिडा की, तो एनेलिडा में सेगमेंटेशन दिखती है, निमेटोडा में नहीं। क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज सर्कुलेशन भी दोनों में डिस्टिंग्विश फीचर लाता है, क्योंकि निमेटोडा में होता है आपका ओपन और एनेलिडा में होता है क्लोज्ड। तो इस तरीके से ये तीनों ही टर्म्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, तो ध्यान रखिएगा एनेलिडा के क्या क्या फीचर हैं। एनेलिडा के पास ट्रू सिलोम है, एनेलिडा के पास ट्रू सिलोम है, सेगमेंटेड बॉडी है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है एनेलिडा के पास? ट्रू सिलोम होता है, इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ एनेलिडा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विच एनिमल्स हैज बुक लंग। इनमें से कौन सा एनिमल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखता है जिसे बुक लंग्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर के मेन रेस्पिरेटरी पार्ट को बुक लंग्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए स्पाइडर किस में आता है? थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये एरेक्निडा में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। What is the function of osculum in sponge? तो मैंने आपको बताया था ना कि जो स्पॉन्ज होता है बेटा उसमें छोटे छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं और बड़े पोर को ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो ऑस्क्यूलम का काम क्या था बेटा? मैंने बोला था छोटे छोटे पार्ट से यानी ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। तो ऑस्क्यूलम का काम है पानी को बाहर निकालना। सो रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है। वाटर इनटेक भी नहीं, वाटर इनटेक तो ऑस्टिया कर रहा है। वाटर एक्सपल्शन, यस, ऑस्क्यूलम का काम होता है वाटर को बाहर एक्सपेल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द शेल ऑफ एन ऑयस्टर इज मेड अप ऑफ। ऑयस्टर किसका बना होता है बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। किसी भी ऑयस्टर मतलब वही आपके मोलस्का वाले ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोती वगैरह होती है, तो वो जो ऊपर का हार्ड कवरिंग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। नाउ 44, विच पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। इसमें से किस पार्ट का यूज जो इंसेक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए करते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स, ठीक है। ये किसका यूज करते हैं? स्पाइरिकल्स का यूज करते हैं। तो इन ऑर्गन्स का नाम याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45th क्वेश्चन है स्टार फिश रिप्रोड्यूस थ्रू। स्टार फिश में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो स्टार फिश में रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके का होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। यदि हम सेक्सुअली बात करें तो इनमें गैमेट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसे रीजेनरेशन कहते हैं। स्टार फिश में ये जो ट्यूब फीट्स हैं ये इतनी ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं कि यदि ये हट जाएं तो ये वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी में लिवर की तरह। जैसे हमारी बॉडी में लिवर के पास भी रीजनरेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे ही यहाँ पे स्टार फिश भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों करती हैं, ठीक है। 46, विच इन्वर्टिब्रेट ग्रुप हैज़ अ वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इसी में आती है स्टार फिश, और स्टार फिश के अंदर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। विच फाइलम कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन स्पीशीज। अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये आपको 2-3 बार ये क्वेश्चन मिला है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नोन स्पीशीज हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ द सीटी इन द अर्थवॉर्म इज टू। सीटी का क्या फंक्शन होता है?
क्वेश्चन नंबर 48, सीटी का क्या फंक्शन होता है? तो सीटी का काम होता है असिस्ट इन दी लोकोमोशन। ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्थ अर्थवॉर्म को, ठीक है, ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे मूंछ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अर्थवॉर्म को मिट्टी के अंदर रेंगने में मदद करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। द नर्व रिंग इज फाउंड इन, इनमें से किस में पाई जाती है नर्व रिंग? तो नर्व रिंग पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। नर्व रिंग किस में पाई जाती है? नर्व रिंग पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। तो नर्व रिंग इट इज लाइक सराउंडिंग द माउथ स्ट्रक्चर, जो इनका माउथ पार्ट है वहीं पर नर्व रिंग्स होती हैं। मतलब इनका सेपरेटली कोई ब्रेन नहीं होता। देखो नर्व की जब भी बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है। तो डेफिनेटली अगर स्टार फिश रिफ्लेक्सेस रिप्रेजेंट करती है, अगर आप इसको टच करो तो ये भागती है, मतलब कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी इसके अंदर है, लेकिन ब्रेन नहीं है। लेकिन हाँ, इनके हेड के पास, इनके माउथ के पास कुछ नर्व रिंग्स होती हैं जो इनके अंदर इस सेंसिटिविटी को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इकाइनोडर्मेटा इसका आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ग्रुप शोज पेंटारेडियल सिमेट्री एज द अडल्ट? तो आंसर विल बी अगेन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से भी आप 5 अलग अलग तरीके से डिवाइड इसको कर सके हैं और ये आपको बराबर सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगा स्टारफिश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। बॉडी इज अरेंज्ड इन द 5 पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। अगर एक सेंट्रल एक्सिस देख दे तो बॉडी जो है वो 5 भागों में बटी होती है अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। इसे ही कहा जाता है पेंटारेडियल सिमेट्री। चलिए, तो आज के जो हमारे 50 क्वेश्चंस का ग्रुप है वो होता है कवर। होप आपको ये सारे 50 क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से मालूम पड़ गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कल का भी, यानी नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें भी हम यूनिट 5 के ही एमसीक्यू लगाएंगे। सिर्फ 50 क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, अभी बहुत सारे फाइलम के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो यूनिट 5 के पार्ट 2 पे हम चलेंगे। तो और अगर आपके पास जो भी जिससे भी आप रेफरेंसेस ले रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, और अच्छे से इस यूनिट को तैयार कर लो, ताकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपको इंटरेस्ट आए और आपको क्वेश्चंस बने, ताकि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से रिविजन करते रहिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सेशन में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।